बारिश में सब्जी बेचने वाली गरीब माँ। सुधा अपने खेत में खेती कर रही होती है कि तभी उसकी तीनों बेटी पिंकी, मुन्नी और ज्योति अपने छोटे भाई राकेश के साथ आती हैं। अरे पिंकी, मुन्नी, ज्योति और राकेश, तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों को कहा था ना कि घर पर रहकर बाबा का ख्याल रखना है। माँ, आप फिक्र मत करिए, मैंने खाना बनाकर बाबा को खिला दिया था और उन्हें दवाई भी दे दी थी। बाबा अब आराम कर रही हैं। आप सुबह से बिना कुछ खाए खेती कर रही हो, इसलिए हम आपका खाना यहीं पर ले आए हैं। आप पहले खाना खा लीजिए। बेटा, अगर मैं खाना खाने बैठ गई तो ये काम कौन करेगा? तुम लोग खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। माँ, आप फिक्र मत करो, आप खाना खा लो। आपका काम जब तक हम लोग मिलकर करेंगे। पिंकी बेटा, अभी आप ये काम करने के लिए बहुत छोटी हो और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मेरी तरह खेती करें। तुम लोग अच्छे से पढ़ लिख जाओ और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ। सुधा के पति किशन की ज्यादातर तबीयत खराब रहती थी, इसलिए अपने घर का गुजारा करने के लिए सुधा को खेती करनी पड़ती थी। सुधा खेती करने के साथ साथ अपने खेत में उगाई गई सब्जियों को मंडी में जाकर बेचा करती थी, जिससे उसके पूरे घर का गुजारा हो पाता था। सुधा अपनी तीनों बेटियों और बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो ऐसा नहीं कर पाती है और ऐसे ही समय बीतता रहता है। सब्जी ले लो, सब्जी, हरी हरी सब्जी। बहन जी, सब्जी ले लीजिए, ये सब्जी मैं अपने खेत से लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छी सब्जियां हैं ये। देखने में तो तुम्हारी सब्जियां अच्छी लग रही हैं। एक काम करो, मुझे 2 किलो भिंडी और 2 किलो आलू दे दो। ये लीजिए बहन जी, आपकी सब्जी। माँ, घर चलो ना, बहुत भूख लग रही है। राकेश, बस थोड़ी देर और, सब्जी थोड़ी और बिक जाए फिर हम चलते हैं। राकेश अभी छोटा होता है, इसलिए सुधा उसे सब्जी बेचने के समय अपने साथ ही मंडी लेकर जाती है। सुधा जल्दी से सब्जी बेचती है और अपने घर लौटती है। घर लौटते ही सुधा देखती है कि उसका पति किशन उल्टी पर उल्टी कर रहा है। क्या हुआ जी? आपको ये उल्टी कैसे हो रही है? आप ठीक तो है ना? आप रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। सुधा जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाती है और जिसके बाद डॉक्टर किशन की जांच करता है और सुधा को बताता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमें इनका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर देना चाहिए, वरना इनकी हालत और खराब हो जाएगी। ये रोज रोज की दवाई से ये ठीक नहीं होने वाली है। डॉक्टर साहब, मैं भी चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, लेकिन आप तो जानते हैं ना हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम इनका बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सके। आप मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए। देखिए, मैंने आपको जितना वक्त देना था दे दिया, अब सब आपके हाथों में है। आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर इनके ट्रीटमेंट में देरी हुई तो इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। हे भगवान, ये तो हमसे कैसे परीक्षा ले रहा है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी और मेरे बच्चों का क्या होगा? सुधा, भगवान के लिए रोना बंद करो। मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो। मेरी वजह से मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें और अपने बच्चों को खुश रखूं, उनकी जरूरत की सारी चीजों को पूरा करूं, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो सब कुछ ठीक कर दें। आप रोइए मत। अपने पति और बच्चों की बात सुनकर सुधा के अंदर थोड़ी हिम्मत आ जाती है, लेकिन गरीब की परेशानी इतनी जल्दी कहाँ खत्म होने वाली थी। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश के मौसम के शुरू होते ही हर तरफ तेजी से बारिश होती है। लगातार तेज बारिश होने की वजह से सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं, जिस वजह से कोई भी ग्राहक सब्जियां नहीं खरीदता है, जिससे सुधा को काफी नुकसान होता है। हे भगवान, ये तो हमें कैसे दिन दिखा रहा है। बारिश की वजह से सरकार ने सब्जी इतनी महंगी कर दी है कि कोई भी ग्राहक एक भी सब्जी नहीं ले रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सब्जियां सारी की सारी खराब हो जाएंगी और मेरा परिवार भूखा ही मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? इतना कहकर सुधा जैसे ही अपने घर जाती है तो देखती है कि बारिश का पानी उसके घर में आ गया है और छत से भी पानी टपक रहा है, जिससे उसका पूरा परिवार भीग चुका है। ये सब देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो मन ही मन सोच लेती है, बस अब बहुत हो गया, मैं हार नहीं मान सकती। अब बारिश आए या तूफान, मैं अपनी सब्जियां बेचूंगी और अपने घर का खर्चा चलाऊंगी। जिसके बाद अगले ही दिन सुधा अपना ठेला लेकर उसके ऊपर एक तिरपाल बांध देती है, जिससे बारिश का पानी सब्जियों पर ना गिरे।
जिसके बाद सुधा सब्जी बेचने निकल जाती है। सरकार ने जो भी सब्जियों के दाम बताए थे, सुधा उन दामों से आधे दाम पर सब्जियां बारिश में भीगते हुए बेचती है। टमाटर ले लो, टमाटर 40 रुपए किलो, टमाटर, आलू 25 रुपए किलो, भिंडी 30 रुपए किलो, सस्ती सस्ती अच्छी अच्छी सब्जी ले लो। क्या इतनी सस्ती सस्ती सब्जी? टमाटर तो मार्केट में 80 रुपए किलो है और भिंडी तो 60 रुपए किलो, लेकिन तुम्हारे पास सब्जी इतनी सस्ती क्यों है? कहीं तुम सड़ी गली सब्जी तो नहीं बेच रहे हो? नहीं भाई साहब, ये सड़ी गली सब्जी नहीं है। आप चाहें तो इन्हें अच्छे से देख लीजिए। मैं अपने ही खेत में ये सब्जियां उगाती हूँ और उन्हें लाकर बेचती हूँ। सारी सब्जियां बहुत महंगी हो गई, जिस वजह से कोई सब्जी नहीं खरीद पा रहा, इसलिए मैं कम दामों में सब्जी बेच रही हूँ ताकि लोग खरीद सके। कम दाम में सब्जियां बेचने की वजह से सुधा की एक अच्छी खासी कमाई हो जाती है, जिस वजह से उसके घर का गुजारा चल पाता था। पूरे गांव में अब हर कोई सुधा से ही सब्जी खरीदता था। सिर्फ सुधा के गांव वाले ही नहीं, और भी आसपास के गांव वाले सुधा के पास ही आते थे, क्योंकि बारिश की वजह से हर जगह सब्जियां बहुत महंगी होती थी। लेकिन एक सुधा होती थी जो आधे दामों पर अपनी सब्जियां बेचती। अब धीरे धीरे सुधा की पैसों की परेशानी दूर होने लगती है और उसके हालत ठीक होने लगते हैं। और कुछ ही हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद सुधा एक सब्जी के ठेले से अपनी एक सब्जी की दुकान खोल लेती है, जिसमें अब सुधा को सब्जी बेचने के समय भीगना नहीं पड़ता है। सुनिए, आप और बच्चे मेरे साथ चलिए। लेकिन कहाँ सुधा? चलिए तो, आप सबके लिए मैंने एक तोहफा लिया है। सुधा के कहने पर बच्चे और किशन सुधा के साथ जाते हैं। सुधा का सारा परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जिस वजह से हर मौसम में पूरे परिवार को बहुत परेशानी होती थी। सुधा ने जिन सब्जियों को बेचकर पैसे इकट्ठे किए थे, उन पैसों से सुधा एक छोटा सा प्यारा सा घर ले लेती है, जिस घर में उसका परिवार खुशी खुशी साथ रहता है। और सुधा अपने पति का ट्रीटमेंट करवाती है और अपने बच्चों को स्कूल भी भेजती है। अब सुधा के सारे सपने सच होने लगते हैं। सुधा, सच में मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो आज मैं ठीक नहीं हो पाता और ना ही मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां आ पाती। सच में तुम बहुत अच्छी हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक औरत का फर्ज होता है कि वो पत्नी बनकर अपने पति की और माँ बनकर अपने बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा करे और उनका ख्याल रखे। आप लोगों के अलावा मेरा और है ही कौन? अब सुधा के परिवार में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। अब सुधा और किशन दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। सुधा सब्जी बेचती है और किशन खेती करता है। दोनों ही पति पत्नी काम करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। संपदा जरा पानी तो देना। अजी, आपको तो फिर से बहुत खांसी आने लग गई है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। पानी पीते ही राकेश को थोड़ी राहत मिलती है। तभी उसके दोनों बच्चे 12 साल की ऋतु और 8 साल का चेतन राकेश का हाथ पकड़ लेते हैं। पापा, आप ठीक तो है ना? इतनी तेज खांसी क्यों आती है पापा को? पापा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम मेला घूमने जाएंगे। पास में मेला लगा है जन्माष्टमी के उत्सव पर। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। हम जरूर मेला घूमने जाएंगे। अजी, आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं चलते हैं? कब से आपको इतनी ज्यादा खांसी आ रही है? आखिर कारण तो पता चलेगा। अरे नहीं, मामूली खांसी है। गया था मैं डॉक्टर के पास, चिंता मत करो। अरे आज तुमने मालपुए बनाए हैं ना, जरा चखाओ तो सही। जी अभी लाती हूँ। चलो बच्चों, हाथ धो लो और खाने के लिए बैठ जाओ। जी माँ। फिर सब एक साथ खाना खाते हैं और अपनी नम आंखों से राकेश उनके हंसते हुए चेहरे देख रहा था, मानो कोई बात दिल में दबाए बैठा हो। 2-3 दिन गुजर जाते। रोज राकेश खांसता था और बड़ी मुश्किल से काम पर जाया करता था। उसे अपने काम के पैसे मिलते हैं, जिसे वो संपदा के हाथ में दे देता है। संपदा, ये मुझे पैसे मिले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम और बच्चे अपने लिए नए कपड़े लेकर आ जाओ। उन्हें अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ और मेरे सामने तुम श्रृंगार करके बैठ जाओ। अपनी गरीबी के कारण मैंने तुम्हें हर तीज त्योहार पर सादा रखा था, पर अब चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथों में मेहंदी हो, मेरे प्यार की लालिमा हो। अजी, आज तो आप बड़े अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो मैं जरूर करूंगी। आप इंतजार कीजिए, मैं अभी बच्चों को इन पैसों से चीज दिलाकर लाती हूँ। ये कहकर संपदा अपने बच्चों को बाहर ले जाती है, उन्हें नए कपड़े दिलाती है और समोसे जलेबी खिलाती है। खुद भी अपने लिए लाल साड़ी लाकर हाथों में मेहंदी लगाए श्रृंगार करके तैयार हो जाती है। पापा, देखो हम कैसे लग रहे हैं। देखो पापा, मम्मा ने कितने अच्छे कपड़े दिलाए हमें। आपको भी हमारे साथ बाजार चलना चाहिए था।
नहीं नहीं, तेरी मम्मी है ना, वो सब संभाल लेगी मेरे बिना। अजी दोबारा ऐसा कभी मत बोलना। आपके बिना मेरी तो जिंदगी ही नहीं है। अच्छा देखिए तो मैं कैसी लग रही हूँ, बताइए। अचानक आपने मुझे इतना सजने संवरने को कहा। मन कर रहा था तुम्हें ऐसे देखूं। हे भगवान, आपको इतनी ज्यादा खांसी क्यों आ रही है? फिर से मैं पानी लाती हूँ। संपदा मटके से पानी लेकर आती है। इतने में राकेश मुंह पर कपड़ा रखता है, जिससे उसके मुंह पे कपड़े पर मुंह से काफी सारा खून निकल कर लग जाता है। वो बेहद नाजुक हालत में था। जैसे ही संपदा पानी लेकर आती है और अपने पति को ऐसी हालत में देखती है तो वो बहुत विचलित होकर रोने लगती है। अजी अजी, ये आपको क्या हो रहा है? ये खून मुंह से? चलिए डॉक्टर के पास चलिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ भाई, पापा को क्या हो रहा है? उनकी तबीयत इतनी खराब क्यों है? बच्चों, संपदा, मेरी चिंता मत करो। अब मेरे पास वक्त नहीं है। अब मैं अपने बच्चों को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हें उनका ख्याल रखना है और तुम भी अब अपने आंखों में आंसू मत लाओ। तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखने के लिए मैंने तुम्हें ऐसे सजने को कहा था। दरअसल मुझे 1.5 महीने से कैंसर की बीमारी है। डॉक्टर से मुझे पता चल गया था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए अपने परिवार को खुश रखने के लिए मैंने ये सब किया। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं राकेश जी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। बच्चों का तो सोचिए। मुझे जाना होगा संपदा, मेरे बिना खुश रहना। इतना कहते ही राकेश चल बसता है। ये मंजर देखकर उसके बच्चे और पत्नी बुरी तरीके से टूट जाते हैं। संपदा तो बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। 3-4 दिन बीत जाते हैं, उसे किसी चीज का होश नहीं होता। बच्चे उसे खाना और पानी भी पिलाते हैं, लेकिन राकेश के जाने से वो अपना सुध-बुध खो बैठी थी। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे माँ हमसे बात करे। वो तो हमारी बात सुन नहीं रही है। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, भूख लगी है। माँ, चेतन रो रहा है, जरा उसे देखो। माँ तो अभी भी नहीं सुन रही है, मैं ही खाना बना लेती हूँ। फिर ऋतु चेतन के लिए खाना बनाती है तो गर्म बर्तन से उसका हाथ जल जाता है और बर्तन छूट जाता है। संपदा को अचानक से आवाज आती है और वो अपनी बेटी को देखती है। उसके ठंडे पानी से हाथ धुलाती है। हे भगवान, ऋतु बेटा, ये तूने क्या कर लिया? मुझसे कह देती। हम आपको 4 दिन से इतना कुछ बोल रहे हैं, पर आपने कुछ सुना ही नहीं। भाई को भूख लग रही थी, इसलिए मैं खाना बनाने खुद लग गई। माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अभी खाना बनाकर खिलाती हूँ। तुम्हारे पापा से किए वादे को मैं जरूर निभाऊंगी। फिर संपदा अपने दोनों बच्चों को खाना बनाकर खुद अपने हाथ से खिलाती है। फिर उन्हें लोरी सुनाती है। कुछ दिन बीतते हैं। अपने पति के पैसों से वो जैसे तैसे खर्चा चला लेती है, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे। हे भगवान, दाल आटा चीनी सारा राशन खत्म हो चुका है। मुझे कोई काम करना चाहिए, पर मैं क्या काम करूं? मुझे कुछ आता भी तो नहीं है। अरे हाँ, मैं मेहंदी लगाती हूँ, वही सही रहेगा। वैसे भी शादियों का सीजन है। ऋतु बेटा, एक गत्ते पर लिख दे कि हमारे यहाँ हर प्रकार की मेहंदी डिजाइन लगाई जाती है, सिर्फ 100 रुपए में। जी माँ। संपदा के ऐसा कहने पर ऋतु गत्ते पर पैसे लिखकर तैयार कर देती है। फिर वो दोनों माँ बेटी और चेतन एक सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, जिसे देखकर कुछ औरतें उसके पास मेहंदी लगवाने आती है। सुनो, मेरे बहुत अच्छे से डिजाइन बनाना। अच्छी तो रचेगी ना? हाँ निश्चिंत रहिए, ये मेहंदी बहुत अच्छी रचेगी, क्योंकि मैंने इसे अपने घर पर ही उगाया है। फिर वो औरत मेहंदी लगवा कर चली जाती है, जिसके बाद एक कार से उतरकर निशा नाम की लड़की आती है। सुनो, मुझे बहुत बड़ी पार्टी में जाना है, तो मुझे काफी अच्छी मेहंदी लगानी है। कुछ नए तरीके की लगाओ। ऐसा करो, बैक पर लगा दो। ब्लाउज का डिजाइन लगना चाहिए। मेरा ब्लाउज डीप नेक है ना? जी मैडम, आप बैठ जाइए। 2 घंटे में मैं बहुत बारीक और अच्छे डिजाइन लगा दूंगी। माँ, डिजाइन की किताब पकड़ लेती हूँ, आप देखते रहना। चेतन, कहीं जाना नहीं, यहीं बैठना। ठीक है दीदी। कुछ देर में संपदा निशा के ब्लाउज को मेहंदी डिजाइन में तैयार कर देती है, जिसे देखकर निशा कहती है, अरे वाह, मेहंदी तो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। तुमने बहुत अच्छा मेहंदी का डिजाइन बनाया है। ये लो, खुशी से दे रही हूँ, 2000 रख लो। शुक्रिया मैडम। यकीन नहीं हो रहा, ब्लाउज डिजाइन बनाने के इतने पैसे मिले हैं। मैं अपने घर का राशन ला पाऊंगी, मेरे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फिर निशा जिस पार्टी में जाती है, वहाँ की सारी औरतें उसका ब्लाउज मेहंदी डिजाइन में देखकर काफी प्रभावित होती हैं और निशा कुछ घंटों बाद वापस संपदा के पास आती है। सुनो संपदा, अच्छा डिजाइन बनाया है कि पूरी पार्टी में मेरी तारीफ हो रही है।
मेरी 5-6 फ्रेंड है, उनके भी बिल्कुल अच्छा सा ब्लाउज डिजाइन बना दो। जी मैडम जी, अभी बनाती हूँ, पर थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो आप टॉर्च जला देना। हाँ, हो जाएगा। फिर संपदा एक एक करके उन 5 औरतों के मेहंदी डिजाइन बना देती है। वो काफी हद तक थक गई थी। उसके बच्चे भी भूखे थे, पर पैसों के लिए वो अंधेरे में भी 12 बजे तक सबके ब्लाउज डिजाइन करने लगती है और उसके बाद फिर वो अपने घर लौटती है। अरे वाह, पहले दिन ही मेरे 11,000 रुपए इकट्ठे हो गए। सही कमाई हो जाएगी मेरी। देखो, मैंने कॉपी पर कितना अच्छा मेहंदी का डिजाइन बनाया है। मैं भी कल से लगाऊंगी आपके साथ। ठीक है बेटा। इस तरह रोज माँ बेटी मेहंदी का बोर्ड लगाकर स्पेशल ब्लाउज मेहंदी डिजाइन लगाती है। देखते ही देखते शादियों के सीजन में वो दोनों बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती है। अब उन्हें सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं थी। वो खुद ही शादी के इवेंट में जाकर मेहंदी लगाया करती थी। संपदा, 2 महीने में ही तुमने काफी ज्यादा ब्लाउज डिजाइन मेहंदी लगाकर अपना नाम कमाया है। तो अब एक कार्ड नंबर खुद की एक शॉप रखो, जहाँ लोग तुम्हारे पास आए, तुम्हें ना जाना पड़े। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अपने बेटे को भी यही टैलेंट दो। तुम दोनों तो हो ही टैलेंटेड। जी जरूर। रेखा के कहने पर संपदा ऐसा ही करती है। अब वो एक बहुत बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट थी, और सिर्फ वो नहीं, कुछ सालों बाद उसका बेटा और बेटी भी एक बहुत बड़े मेहंदी आर्टिस्ट बन गए थे। इस तरह गरीब माँ बेटी को मेहंदी ब्लाउज डिजाइन लगाने से काफी ज्यादा सफलता मिलती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।